काफी टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों के डिमांडेड वीडियो पर वर्क करा जाए, एक अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो पर। और चीजें अब गर्म होने लग गई हैं। मिस्टर ओलंपिया अब बहुत ही नजदीक है। अभी कुछ टाइम पहले हम टेक्सास प्रो को 10 वीक्स अवे बोल रहे थे, तो अब वही चीज हम मिस्टर ओलंपिया के लिए बोलते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो गाइस ये देख लो, इस साल की अभी तक की सारे क्वालिफाइड एथलीट्स की लिस्ट। इसमें अभी कुछ और नाम भी जुड़ने वाले हैं इन बाकी कुछ वीक्स में, जैसे रीगन ग्राइम्स हो गए, ब्लेसिंग का भी जुड़ सकता है क्योंकि 2 शोज उन्होंने डिसाइड करके रखे हुए हैं कम्पीट करने के लिए। और इटली में तो चलो ये मुश्किल है ब्लेसिंग के लिए, बट स्पेन में कोई बड़ा नाम अभी तक निकल कर ऐसा आया नहीं है जो ब्लेसिंग के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करे। और ब्लेसिंग इंप्रूव भी अच्छे से हो रहे हैं अब। सो रीगन हो गए, ब्लेसिंग हो गए, गुडविटो हो गए, यही कुछ 3-4 नाम है जो अब इस लिस्ट में और ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा तो ये लिस्ट एकदम सेट है। सो इस ईयर की बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है गाइस कि हम लोग लास्ट ईयर के टॉप 10 देखें और ये पता लगाएं कि इस साल इनमें से कौन कौन अपनी सीट खाली कर रहा है, कौन कौन कम्पीट नहीं करने वाला है। तो ये हैं हमारे लास्ट ईयर के टॉप 10 और इसमें से विलियम बोनेक, राफेल ब्रांडो और बिग रैमी, ये 3 ऐसे नाम हैं जो इस साल कम्पीट नहीं करेंगे। वेल गाइस, बिग रैमी का भी कंफर्म नहीं है कुछ भी, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बिग रैमी इस साल सिट आउट लेंगे फ्रॉम कम्पीटिंग। और अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कम्पीट करने का, तो नेक्स्ट जो बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया की प्रेडिक्शन वीडियो आएगी बिल्कुल लास्ट में, उसमें बिग रैमी को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। उसके अलावा विलियम बोनेक ये कैप ईयर ले रहे हैं फॉर हिज हेल्थ एंड फैमिली, प्लस उनके जो बिजनेस चल रहे हैं उन पर भी उनको थोड़ा सा ध्यान देना है इसीलिए। और थर्ड और लास्ट एथलीट या बॉडी बिल्डर जो लास्ट ईयर टॉप 10 में थे और इस साल कम्पीट नहीं करेंगे, वो है राफेल ब्रांडो। राफेल एक जबरदस्त ऑफ सीजन ले रहे हैं एंड ऑनेस्टली गाइस नेक्स्ट ईयर ये एक रॉर करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल सैमसन डॉटा की तरह मैसिव। ही विल बी अ टोटली डिफरेंट राफेल। सो ऑल इन ऑल लास्ट ईयर के टॉप 10 से 3 प्लेसेस हैं जो पूरी तरह से खाली हैं किसी भी एथलीट के लेने के लिए या किसी नए बॉडी बिल्डर को टॉप 10 क्रैक करने के लिए। बट गाइस करेगा तो वही जो होगा सच में लायक, डिजर्विंग, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर इस बार पॉइंट्स के बेस पर तो क्वालिफाई होने नहीं वाला। हर कोई ही एक प्रो शो जीत कर ही आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी इनसेन शो। तो अब हम जल्दी से टॉप 10 की बात करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। तो 10th प्लेस पर गाइस अकॉर्डिंग टू मी इस बार प्लेस करेंगे रीगन ग्राइम्स। इससे पहले रीगन 2 बार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर चुके हैं, 2020 और 2021 में, और दोनों ही बार रीगन की 15 प्लेसिंग आई थी, जो एकदम लास्ट ही समझो आप। लास्ट ईयर फिर रीगन ने क्वालिफाई कर लिया था मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट थर्ड टाइम 5th प्लेस के लिए रीगन रेडी नहीं थे। ही वांटेड मोर और उसके लिए वो जानते थे कि उन्हें काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। उन्हें मसल मास अपने फ्रेम पर, ऑलरेडी एस्थेटिक फ्रेम पर ऐड करनी होगी। तो बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया के करीब ही लास्ट टाइम ही था वो, लास्ट के कुछ वीक्स, जब रीगन और माइलोस ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया कि वो क्वालिफाइड होकर भी कम्पीट नहीं करेंगे इस साल। फिर इसके बाद रीगन अपीयर करे थे एक जे कटलर के पॉडकास्ट में। वहां पर रीगन ने बताया कि उन्हें कम से कम 10 से 15 पाउंड लीन टिश्यू अपने फ्रेम पर ऐड करना है ताकि वो एक कंपेटिटिव एज पा सकें। उनको सिर्फ एक क्वालिफाइड एथलीट की तरह नाम के लिए नहीं जाना मिस्टर ओलंपिया। तो पूरे साल रीगन केप्ट ग्राइंडिंग। फिर जब टाइम आया रीगन को रिटर्न करने का, तो रीगन ने 1-2 पिक्स और 1-2 वीडियो शेयर करे। और फिर क्या था, लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया रीगन को कि कुछ साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हार्ड वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड जैसे जैसे रीगन की प्रेप आगे बढ़ती गई और रीगन ने और भी पिक्स और वीडियोस पोस्ट करने स्टार्ट करे, लोगों का मुंह अपने आप बंद होता चला गया। पीपल आर लाइकिंग व्हाट दे आर सीइंग नाउ। रीगन एस्थेटिक तो हमेशा से ही रहे हैं, बड़ी हुई मसल मास की वजह से वो एक्सट्रीम रीगन का और भी ज्यादा अपीलिंग हो गया है। और रीगन अब नेक्स्ट अप्रॉक्स 2 वीक्स में इटली प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं, जहां पर इवन दो कंपटीशन तो है, बट आई रियली बिलीव रीगन को कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी एंड रीगन क्वालिफाई कर जाएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। फिर इस साल के मिस्टर ओलंपिया में इस पैकेज को मैं फर्स्ट टाइम टॉप 10 क्रैक करता हुआ देखता हूँ एंड रीगन प्लेसेस एट 10th प्लेस। और इस लाइनअप पर टॉप 10 क्रैक करना गाइस इज समथिंग वेरी ऑनरेबल। आगे जाकर रीगन और इंप्रूव कर सकते हैं प्लेसिंग्स को, बट इस साल मेरे अकॉर्डिंग रीगन को 10th प्लेस से ही काम चलाना पड़ेगा। 9th प्लेस पर मेरे अकॉर्डिंग होंगे इयान वलैर। इयान वलैर का करियर एक के बाद एक अनगिनत शो से भरा पड़ा है। कनाडा और यूएसए दोनों ही जगह इयान ने बहुत नाम करा है बॉडी बिल्डिंग में। मिस्टर ओलंपिया की बात करें तो इयान का 4th ईयर होगा। इससे पहले इयान का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मिस्टर ओलंपिया में, वहां पर इयान आए थे 2018 में। बट फिर 2020 और 2021 इन दोनों सालों में इयान ने 7th प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखी, हिले नहीं बिल्कुल भी। इयान एक रेस्पेक्टफुल टॉप प्लेसर बनते जा रहे थे। फिर आया 2022 और ये वो साल था जब इयान ने सोचा कि अब मुझे अपनी फिजिक पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा ताकि आई कैन प्लेस हायर। और इस चीज के लिए इयान ने क्रिस को कोच करना तक बंद कर दिया, एक म्यूचुअल वे में, जिनको वो उनके करियर के स्टार्ट से ही ट्रेन कर रहे थे। और फिर इयान के पास वो मेंटल स्पेस थी जिसमें वो पूरा फोकस
अपने आप पर, अपनी फिजिक पर और अपनी प्रेप पर कर सकें। और लग भी ऐसा ही रहा था कि ईयान इस बार टॉप 6 ट्रैक कर लेंगे, बट फिर लाइनअप भी इतना ज्यादा फाड़ू था कि ऐसा हो नहीं पाया। और साथ ही ईयान की पीक एक बहुत बड़ी मार्जिन से मिसिंग थी, जिसका खामियाजा ईयान को भुगतना पड़ा और एक इम्प्रूव होती हुई प्लेसिंग की उम्मीद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। इस बार ईयान न सिर्फ अपनी 7th प्लेस खो बैठे, बल्कि सीधे टॉप 10 की दौड़ से भी बाहर हो गए और प्लेस कर गए 11th पर, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ईयान। उसके बाद ईयान ने कुछ डिसीजंस लिए, जिसमें उन्होंने अपने कोच चेंज करके अपने सबसे ओल्डर कोच मैट जैनसन को फिर से हायर कर लिया, जो उनकी फिजिक को काफी अच्छे से समझते थे। फिर आई बारी ईयान के कम्पीट करने की 2023 के सीजन के फर्स्ट प्रो शो में, एंड ईयान वलैड ने अपने आप को रिडीम कर लिया एक काफी अच्छे हसन मुस्तफा को बीट करके टोरंटो प्रो में। यस गाइस, ईयान के चेस्ट को लेकर अब भी काफी बातें हुई, बट उनकी कंडीशनिंग और ग्रीनीनेस को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सो इस वक्त ईयान वलैड जो अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं, उनमें तो ही इज लुकिंग इनक्रेडिबल, द इनक्रेडिबल हल्क की तरह से ही। और इस बार ईयान से इस फ्रीकी पैकेज पर कंडीशन या फिर पीक ना आना हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली जब वो मैट जॉनसन के कैंप में हो, जो ऑलमोस्ट हैनी रैम्बोट की ही तरह से गारंटी करते हैं इंसेनली पीक एंड कंडीशन पैकेज अपने एथलीट्स का। और ईयान की फिजिक में ग्रेनीनेस वाला जो एस्पेक्ट आता है, वो बहुत ही रेयर है इस पूरे लाइनअप में। तो मैं ईयान को फिर से अपनी 7th प्लेस पर हाजिर होता हुआ तो नहीं देख पाऊंगा, बट यस 9th प्लेस पर आई डेफिनेटली सी ईयान वलैड दिस ईयर। 8th प्लेस पर आई सी ब्रैंडन करी, हमारे 2019 के मिस्टर ओलंपिया। एंड यस गाइस, आई नो ये बहुत नीचे प्लेसिंग है, बट स्टिल गाइस एवरी सिंगल ईयर ब्रैंडन को हम उनकी प्लेसिंग्स में गिरते हुए ही देख रहे हैं। और जो लाइनअप इस साल है वो 2019 में जब ब्रैंडन ये टाइटल जीते थे उससे बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। आई मीन 2019 में तो ऐसा तक बोल दिया गया था मिस्टर ओलंपिया के बारे में कि ये वन ऑफ द वीकेस्ट लाइनअप है मिस्टर ओलंपिया का। सो एनीवेज ब्रैंडन का शेप ही उनको लास्ट कुछ टाइम से बनाकर रखे हुआ था, क्योंकि अपर बॉडी लोअर बॉडी का बैलेंस तो वो काफी टाइम से लैग करते आ रहे हैं। और कंडीशन में भी ब्रैंडन कुछ ऐसे जबरदस्त नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ही ग्रेनी हो या फिर बिल्कुल थिन स्किन लाए हो या फिर पूरी तरह से पील आए हो। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बैक पोजीज में तो ब्रैंडन सॉफ्ट ही आ रहे हैं अगर लास्ट 2 शोज को देखा जाए तो, यानी कि 2022 के मिस्टर ओलंपिया को और आर्नोल्ड क्लासिक को। सो ब्रैंडन का जो शेप एक तरह से उनकी पावर था, वो अब कुछ खासा काम नहीं आएगा, क्योंकि अब सैमसन, एंड्रू और डेरेक जैसे इंसेन और न्यू शेप्स अपनी जगह लाइनअप में बना रहे हैं विद अ मोर अपर टू लोअर बॉडी बैलेंस पैकेज। तो ब्रैंडन अब एक तरह से फिर से अपनी प्लेसिंग में फॉल करके इस बार मेरे अकॉर्डिंग 8th प्लेस पर एंड अप करेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ब्रैंडन गाइस, वो 2019 के मिस्टर ओलंपिया हैं और हमेशा रहेंगे, और साथ ही एक वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक एंड इनक्रेडिबल फिजिक। बट इट्स जस्ट वो टाइम था और अब टाइम हैज चेंज्ड। आई रियली फील कि ब्रैंडन ने अपनी पीक, अपना प्राइम पास कर दिया है। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 7th प्लेस पर उससे पहले ये 1 सेकंड का गैप आप लोगों के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो 7th प्लेस पर मेरे अकॉर्डिंग इस बार प्लेस करेंगे हंटर लब्राडा। इससे पहले हंटर 3 बार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर चुके हैं, 2020 में जहां हंटर की प्लेसिंग आई थी 8th, फिर 2021 में हंटर ने सीधे 4th प्लेस पर जंप मारी, जो कि काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहा। बट फिर लास्ट ईयर आया 2022 और वहां पर हमने हंटर को भी एक स्टैक्ड लाइनअप पर काफी स्ट्रगल करते हुए देखा। पीक भी हंटर की पूरी तरह से मिस थी, उसके बाद भी हंटर 7th प्लेस पर अपने लिए जगह बना गए, विच वॉज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री फॉर हंटर। और उसके बाद हंटर ने अपनी डाइट, वर्कआउट रूटीन और इवन पोजिंग तक सब कुछ चेंज कर दिया एंड सीधे पहुंच गए टैंपा प्रो के स्टेज पर, इवन दो वहां पर कोई ऐसा बड़ा नाम जो हंटर के लिए कंपेटिटिव हो नहीं था। उसके बाद भी गाइस हंटर का पैकेज वॉज वेरी वेरी इंप्रूव्ड और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, स्ट्रक्चर वाइज भी और कंडीशन वाइज भी। और इवन हंटर ने अपनी बैक को सिग्निफिकेंटली अप कर लिया था। कंडीशनिंग और पोजिंग पर भी काम करके हंटर ने अपना एक तरह से रिडेम्पशन इस शो से कर लिया था, विच इंप्रेस्ड एवरीवन। लेकिन हंटर ने पहले ही अनाउंस और डिसाइड कर लिया था कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स 2 शो करेंगे, टैंपा और टेक्सास। अब टैंपा में तो एक डोमिनेटिंग विक्ट्री हो गई थी, क्वालिफिकेशन भी मिल चुकी थी मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो यहाँ पर टेक्सास में हंटर जा रहे थे विद फ्री माइंड टू बैटल विद वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक फिजिक इन टुडेज लाइनअप, एंड्रू जैक्ट से। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हंटर एंड्रू को बीट नहीं कर सकते थे या फिर एंड्रू ने शो डोमिनेट करा था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बट यस, हंटर के वॉश्ड आउट होने की वजह से, टायर्ड होने की वजह से एंड्रू को वो एक माइनर सी मार्जिन मिल गई, जो एंड्रू के लिए बहुत थी, क्योंकि वो वैसे इतने डोमिनेटिंग पोजेस रखते हैं, एक अलग ही चमकने वाली फिजिक। और उनके सामने थोड़ी सी भी अगर आप जगह छोड़ोगे गाइस, तो वो तो बस मौका जाने नहीं देंगे। तो हंटर यहाँ पर जीत तो नहीं पाए, बट स्टिल द फिजिक, द पैकेज वॉज कमेंडेबल। और काफी चैनल्स बोल रहे थे कि एंड्रू ने डोमिनेट करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्कोर कार्ड तक में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस विजिबल था। सो अगर हंटर इतने इंप्रूव हो चुके हैं, तो फिर भी मैं हंटर को 7 पर ही क्यों रख रहा हूँ? वो इसलिए गाइस क्योंकि हमने एक तो हंटर को स्ट्रगल करते हुए देखा, टायर्ड होकर, वर्कआउट होते हुए देखी उनकी फिजिक, और मिस्टर ओलंपिया गाइस तो एक गलती और सीधे आप 7th ही नहीं
यान की तरह 11 पर भी मूव हो सकते हो। और दूसरी ये कि दूसरे जितने भी एथलीट्स हंटर के ऊपर रखे गए हैं, दे ऑल आर ऑल्सो कमिंग इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। तो यही रीजन है हंटर को 7th प्लेस पर रखने का। नाउ नेक्स्ट है 6th प्लेस, और यहाँ पर मैं देखता हूँ माइकल क्रीजो को, और इनको 6th प्लेस पर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है गाइस, और वो ये कि इनसेन इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी, फ्रीकिश मसल्स होने के बाद भी, जब आप उसको वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो इट विल कॉस्ट यू बिग टाइम। एंड आप एंड्रू ले लो, निक ले लो या फिर डायरेक्ट, एक चीज कॉमन मिलेगी आपको इन सब में, इनकी पोजिंग करने की एबिलिटी। ये जानते हैं हाउ टू होल्ड पोज, स्टमक कैसे कंट्रोल में रखना है, सिर्फ पोजिंग के टाइम ही नहीं, इवन इन ट्रांजिशंस। उसके अलावा देखो, जहां तक ग्लूट्स की बात है तो उस रीजन से तो कतई भी मैं नहीं देखता क्रीजो को 6 पर, क्योंकि ग्लूट्स की या हैमस्ट्रिंग्स की सॉफ्टनेस और सेपरेशन वाला इशू जो है वो तो सैमसन और एंड्रू दोनों के साथ भी है। तो जैसा मैंने कहा कि क्रीजो को 6 पर रखने का ओनली रीजन यही है कि क्रीजो इवन अपनी पोजिंग इंप्रूव करने के बाद भी उस तरह से कुछ पोजेज में अपनी फिजिक को प्रेजेंट नहीं कर पाते एस्थेटिकली, जैसे दूसरे टॉप के एथलीट्स करते हैं। जैसे आप इनका साइड ट्राइसेप देखोगे तो सी, यहाँ पर ट्रस्ट मी, आप शो की फुटेज देखोगे तो क्रीजो की कंडीशनिंग बिल्कुल भी ऑफ नहीं थी, बल्कि इनसेन कंडीशनिंग में थे क्रीजो। बस दिक्कत थी तो प्रेजेंटेशन में। अब वहां पर ये चीज कॉस्ट नहीं करी, बट इतने जबरदस्त ट्राइसेप्स होने के बाद भी जब आप एंड्रू या सैमसन के आगे खड़े होंगे और आपका स्टमक टाइट नहीं होगा या आप एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग पाओगे तो इट विल कॉस्ट यू। क्रीजो के साथ यही देखा जाता है कि ये जो भी पोस्ट करते हैं उस मसल पर ही फोकस करते हैं, जैसे साइड ट्राइसेप है तो ट्राइसेप पर ही फोकस कर रहे हैं, रेस्ट इनकी बॉडी उस तरह से ग्रिप नहीं होती। और टॉप की प्लेसिंग्स पर गेम में प्रेजेंटेशन विल मेक अ रियली बिग इम्पैक्ट। सो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि क्रीजो को 6 पर प्लेस करना पड़ा, वरना आई स्टिल बिलीव एंड से कि क्रीजो इस साल के वाइल्ड कार्ड हैं हु कैन प्लेस एनीवेयर। एंड अगर वो अपनी पोजिंग को, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख के प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली गाइस ही कैन प्लेस इवन हायर। अब अगर बात करें 5th प्लेस की, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एंड्रू जैक 5th पर प्लेस होते हैं, क्योंकि एंड्रू सिग्निफिकेंटली इस पूरे आर्नोल्ड क्लासिक से लेकर अब तक इंप्रूव हुए हैं। इवन हमने एंड्रू की बैक की थिकनेस और डिटेलिंग तक इंप्रूव देखी, एंड्रू के लैट्स इंप्रूव थे, इवन ग्लूट्स तक में वो माइनर सी हार्डनेस विजिबल थी। सो द ओनली रीजन कि एंड्रू को मैं 4th पर नहीं बल्कि 5th पर प्लेस कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि उनकी चेस्ट टू बैक थिकनेस, और यही रीजन है गाइस वो बहुत सिमटे हुए लगते हैं साइड पोजेस में, स्पेशली इतने टॉलर होने की वजह से, बड़े फ्रेम होने की वजह से। विद अ ग्रेट हाइट कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेम को और ज्यादा फिल्ड आउट करने की। जैसे मोस्ट मस्कुलर पोज करते हुए देखोगे आप एंड्रू को, तो वहां पर अभी भी आपको काफी स्कोप पता लग जाएगा और ज्यादा मसल पुट ऑन करने का। तो इवन दो एंड्रू एक सबसे ही ज्यादा एस्थेटिक फिजिक है लाइनअप पर, जो काफी इंप्रूव्ड है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट्स का स्कोप अभी भी काफी ज्यादा है, स्पेशली इनसे ऊपर जो भी हैं सब मास मॉन्स्टर्स हैं उनके आगे। अब देखो उन सब का ही वेट कम हो सकता है, बट इस चीज का लेना देना आपके वेट से नहीं बल्कि आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कितने फिल्ड आउट हो उससे है। फॉर एग्जांपल शॉन क्लाइडा कभी भी क्योन जितने या एंजल जितने बड़े नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ मसल मास, बट जब बात होगी पूरे फिल्ड आउट फ्रेम की, हाइट टू वेट रेशियो की, पाउंड टू पाउंड की, तब शॉन इज अल्टीमेटली फिल्ड आउट फॉर हिज फ्रेम। सो वही है गाइस, एंड्रू थोड़ा और फिल्ड आउट करके फ्रेम को एक अनबीटेबल बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं, मैं 4th प्लेस पर सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा सैमसन डॉडा से, और इसी में हो जाएगी सेकंड पॉसिबिलिटी की बात। तो 4th पर जैसे मैंने आपको बताया, इन माय ओपिनियन विल कम सैमसन डॉडा। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से ही सैमसन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में सैमसन को आर्नोल्ड क्लासिक का विनर भी नहीं मानते। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आप इस बात पर डेफिनेटली मेरे साथ अग्री करोगे कि आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया दो बिल्कुल ही अलग अलग शोज हैं। और दूसरी चीज ये कि सैमसन की बैक बहुत ज्यादा लैग करती है, बिल्कुल ही फ्लैट साइड पर है, और ऊपर से लैट्स की डेवलपमेंट भी नॉट अप टू द मार्क। और फिर अगर फ्रंट पर आ जाएं तो यस, एक ओ माय गॉड शेप है सैमसन का, बट लुक एट दिस पिक्चर। शेप के अलावा क्या आप थोड़ी सी भी सेपरेशन सैमसन के आर्म्स में देख सकते हो? फिर अगर दोबारा से बैक पोजीशन पर चलें तो देखिए सैमसन के ग्लूट्स, और यहाँ पर तो ये एंड्रू से भी बीट हो रहे हैं, जिनके ग्लूट्स माइनर सी बट सेपरेशन और हार्डनेस तो दिखा ही रहे हैं, जबकि सैमसन के तो बिल्कुल भी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स एक ही फ्लो में है, एक ही मसल की तरह है, नो सेपरेशन एट ऑल। सो यहीं पर गाइस वो दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है, और वो ये कि इट इज टोटली पॉसिबल कि एंड्रू सैमसन से ऊपर प्लेस कर जाएं, क्योंकि अभी जिम मैनियन ने रिसेंटली जब टेक्सास प्रो की बात करी थी तो ही क्लियरली सेड कि एंड्रू जैक के कुछ पोजेस अनबीटेबल हैं, जैसे फ्रंट लैट स्प्रेड और एब्सेंट थाइज। अब अनबीटेबल का मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि इट मींस नोबडी कैन टच हिम दियर। उसके बाद अगर सैमसन में और एंड्रू में आप बैक का कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली आप एंड्रू को ही आगे पाओगे, विद अ बेटर डेंसर एंड मोर 3D बैक विद बेटर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग सेपरेशन। सो अब दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बता दी गाइस, तो इट इज टोटली पॉसिबल कि एंड्रू 5th पर प्लेस कर जाएं, या फिर सैमसन को भी बीट करके सीधे 4th पर प्लेस कर जाएं। और एक और चीज, एंड्रू पर कंडीशनिंग में आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि कई शोज में ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। सैमसन को ऑन द अदर हैंड आपने सिर्फ आर्नोल्ड क्लासिक में कंडीशन देखा है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में भी सैमसन वाज नॉट दैट ग्रेटली कंडीशनड। और डेरेक से भी बैटल तो मैं सैमसन की नहीं देखता हूं बिल्कुल भी, क्योंकि डेरेक के फ्रंट पोजीशन तो छोड़ो, बैक पोजीशन में तो वो सैमसन को खा ही जाएंगे। नाउ बारी आती है 3rd प्लेस की, और यहाँ पर इवन दो निक इज ट्राइंग रियली हार्ड एंड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी है निक ने, इवन देन गाइस मैं अनफॉर्चुनेटली निक को स्टिल
थर्ड प्लेस पर ही देखता हूँ। नाउ निक आर्नोल्ड क्लासिक में जब सैमसन से बीट हुए थे, देयर वर टू थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि निक अपनी स्ट्रेंथ पर खेल नहीं रहे थे, वो निक का स्मॉलेस्ट वर्जन था। निक का आर्नोल्ड क्लासिक में फोकस पूरी तरह से कंडीशन आने पर था, फील्ड आने पर था, एंड फॉर दैट ही सैक्रिफाइस हिज साइज। बट ये फिर भी पार्ट ऑफ द प्लान था। एंड सेकंड थिंग ये थी कि इवन दो निक वाज नॉट एट हिज बिगेस्ट, उसके बाद भी निक मेरी ओपिनियन में और एक वास्ट मेजॉरिटी के ओपिनियन में सैमसन को बीट कर रहे थे। इनफैक्ट द रिजल्ट वाज अ शॉक टू एवरीवन। निक वाज बेटर इन सेपरेशन, इन कंडीशनिंग और एक सिग्निफिकेंटली बेटर बैक के साथ थे। बट एनीवेज जो हुआ उससे निक वॉकर ने फीडबैक लिया, लर्निंग ली, एंड अब निक अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलेंगे, निक अपने बिगेस्ट साइज पर होंगे। इस वक्त निक 10 वीक्स आउट के पॉइंट पर वे कर रहे हैं 282 पाउंड्स, जो उनका हैवीएस्ट है। ही इज लुकिंग बिगर, fuller and way leaner than before. Nick is doing whatever it takes and इस बार का निक का वर्जन ना सिर्फ बिगर और लीनर होगा, बट मैट जेनसन ने बोला है कि इट विल बी एज कंडीशनड एज इट वाज इन आर्नोल्ड क्लासिक। सो बॉस, अगर सिर्फ और सिर्फ शेप पर जाना है तब तो शो एंड्रू, सैमसन या डेरेक को ही दे दो, क्योंकि यही होंगे हमारे टॉप 3 और एंड्रू शो जीत जाएंगे, क्योंकि एंड्रू से तो सैमसन और डेरेक दोनों ही शेप में, एस्थेटिक्स में फाइट नहीं कर सकते। बट अगर बात आएगी एक बैलेंस की, कंडीशनिंग की, फील्ड आने की, सेपरेशन प्रेजेंट करने की, तब थर्ड प्लेस पर निक इज गोइंग टू एंड अप। जिस दिन सैमसन ने बैक पर इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट कर ली, तब तो गेम विल बी टोटली डिफरेंट। बट नॉनदलेस एक बहुत ही जबरदस्त कॉल आउट हमें देखने को मिलेगा निक और सैमसन के बीच में। एक जबरदस्त रीमैच, एक इंटेंस बैटल, जिसमें आई प्रेडिक्ट निक एट थर्ड प्लेस एंड कमिंग आउट विक्टोरियस। नाउ गाइस, वी आर डाउन टू फाइनल 2, लास्ट के 2 बॉडी बिल्डर्स, हार्डी और डेरेक। सेकंड प्लेस पर इस बार भी मैं डेरेक को देखता हूँ और हार्डी चुबन को विनर। नाउ ऐसा क्यों है गाइस कि डेरेक को इतना लंबा ऑफ सीजन लेने के बाद भी, इतना इंसियन शेप होने के बाद भी, इतनी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी, व्हाई एम आई सेइंग कि डेरेक हार्डी को इस साल फिर भी बीट नहीं कर पाएंगे इन माय प्रेडिक्शन। तो ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि हार्डी की मसल मैच्योरिटी इज ऑन इंसेन लेवल। प्लस जिम मैनियन ने जब एंड्रू के बारे में बात करी थी टेक्सास प्रो के रिव्यू में, तब जिम ने ये भी बोला था कि जैसे एंड्रू का एब्स एंड थाइज एक अनबीटेबल पोज है, वैसे ही हार्डी का भी एब्स एंड थाइज अनबीटेबल पोज है, और हार्डी की कंडीशनिंग एक अलग ही लेवल पर होती है। सो जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा समझो कि कियान का शेप कियान पियर्सन का शॉन क्लाइडर से कहीं बेटर है। आप, मैं, हम सब इस बात पर अग्री करेंगे, राइट? बट क्या उसके बाद भी आप कियान को शॉन क्लाइडर को बीट करते हुए देखते हो? सिर्फ इस साल नहीं, आने वाले साल की भी बात करते हैं। तो अगर मैं राहुल फिटनेस भाई की तरह बोलूं, तो अगर अपने दिल पर हाथ रखोगे ना भाई, तो जवाब यही आएगा कि शॉन क्लाइडर ही जीतेगा। तो ऐसा क्यों है गाइस? क्योंकि शॉन क्लाइडर की मसल मैच्योरिटी और मसल हार्डनेस वाला जो एस्पेक्ट है, ग्रेनीनेस वाला जो एस्पेक्ट है, वो एक अलग ही चीज है। इसी तरह से हार्डी की फिजिक बहुत ज्यादा मैच्योर है, एक ग्रेनाइट जैसी हार्डनेस वो लेकर आ जाते हैं मिस्टर ओलंपिया में। अब वो नहीं लाए वो अलग बात है, बट हम बात कर रहे हैं जो इतने सालों में हमने देखा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आज तक मैंने हार्डी को इस चीज में लैग करते हुए नहीं देखा स्टेज पर। हार्डी की कंडीशनिंग आपको पूरे लाइनअप में अलग ही चमकती हुई दिख जाएगी। एंड इवन दो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद डेरेक, एंड आई टोटली बिलीव कि वो एक मिस्टर ओलंपिया मटेरियल हैं और सबसे बड़ी थ्रेट है फॉर हार्डी। और हार्डी की एक माइनर सी कमी पर डेरेक उसे कैपिटलाइज करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बट उसके बाद भी आई सीरियसली डाउट कि डेरेक अभी भी उस तरह की सेपरेशन अपने आर्म्स में या फिर अपने चेस्ट में ला पाएंगे, जबकि हार्डी वो तो कंडीशनिंग की दुकान है। तो इस साल भी मैं डेरेक को हार्डी को बीट करता हुआ नहीं देखता हूँ, अनलेस एक चीज हो, और वो है पॉलिटिक्स। नाउ ये चीज डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है गाइस। पॉलिटिक्स कैसी? हार्डी एक तरह से आईबीबी के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आप सब अग्री करोगे। हार्डी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हर वक्त यूएसए में अवेलेबल नहीं रह सकते, प्रमोशंस पर नहीं जा सकते, गेस्ट पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, आईबीबी की तरफ से वॉइस नहीं बन सकते। सो बहुत सारी चीजें गाइस, एंड मानो या ना मानो, आईबीबी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है विच वांट्स टू ग्रो, विच वांट्स टू मेक प्रॉफिट, जो चाहती है और भी ज्यादा मासेस तक रीच आउट करना। और इस चीज के लिए हार्डी इज नॉट अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव। और अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तब और सिर्फ तब मैं देखता हूँ डेरेक को इस साल टाइटल लेकर जाते हुए। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आप सच में ना चाहते हुए भी अगर बैठकर सोचोगे तो खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।